हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट सनला सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो के बारे में। यदि कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर 498 की झूठी एफआईआर दर्ज हो गई है, उसके ऊपर झूठा केस दर्ज हो गया है, तो वो क्या करे, आज मैं वो अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, आज इसके बारे में बताऊँगी। यदि किसी महिला ने अपने पति और पति के घर वालों और रिश्तेदारों के ऊपर 498A की झूठी एफआईआर दर्ज करा दी है, क्रूरता की, जिसमें कि दहेज की मांग करना, दहेज के लिए उत्पीड़न करना, उसके साथ में मारपीट करना, इस तरह की सेक्शन लगा दी है। उसके साथ में कई और भी सेक्शन लगा दिए हैं, जैसे कि 406, 323, 324, 504, 506, 377, इस तरह की और भी कई सेक्शन लगा के और उन्होंने केस फाइल कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो पति के जो घर वाले हैं और पति, वो सभी डर जाते हैं और पति तो डिस्टर्ब होती हैं, साथ में पूरी फैमिली भी डिस्टर्ब होती है। तो ऐसी कंडीशन में वो अपना बचाव कैसे करें, तो उन्हें क्या करना चाहिए, मैं जो बातें बताऊंगी, यदि वो उनको सुनते हैं और उनको फॉलो करते हैं तो वो काफ़ी हद तक वो झूठे 498A के केस से बच सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप उनको देख सकें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे औरों को भी इसकी जानकारी मिल सके। चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक पर। सबसे पहले बात करते हैं आईपीसी की सेक्शन 498A के बारे में। ये 498A महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। जिन महिलाओं की शादी हो गई थी, वो जिनको ससुराल वालों द्वारा परेशान किया जाता था, उनके पति या पति के घर वालों या रिश्तेदारों के द्वारा उनके साथ में मानसिक या शारीरिक क्रूरता की जाती थी, उनके साथ मारपीट या दहेज के लिए किसी भी तरह से उनको तंग किया जाता था, तो उससे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए ये 498 को बनाया गया। और जब ये अपराध साबित हो जाता था तो 3 साल की सज़ा का प्रोविज़न भी बनाया गया। और जिन महिलाओं के साथ में क्रूरता हो रही थी, वो इसका प्रयोग कर रही हैं और वो अपना न्याय भी पा रही हैं और उनसे उनके हालात में सुधार भी होने लगे। लेकिन होता वही है कि जब किसी चीज़ का हम यूज़ करते हैं तो उसका मिसयूज़ भी बराबर होता है। यही 498A के साथ हुआ। जब जो महिलाएं ससुराल में रह रही थी, तब उनके ससुराल वालों द्वारा कोई छोटी छोटी बात होती थी कि जिनको वो बैठकर सुलझा सकती हैं, लेकिन उन बातों को लेकर के और ससुराल वालों को सीधा करने के, उनको सबक सिखाने के इंटेंशन से वो 498 सेक्शन का यूज़ करने लगी और झूठी एफआईआर थाने में जाके दर्ज कराने लगी। और कानून का ये दायित्व बनता है कि यदि कोई लेडीज़ 498A का केस दर्ज कराती है तो उसकी हेल्प करी जाए और उसे न्याय दिलाया जाए। तो इसी तरह कोर्ट में धीरे धीरे मामले बढ़ने लगे और यह पाया गया कि कोर्ट में 498 के आधे से ज़्यादा झूठे मामले साबित हुए। तो इस तरह के केस में से एक केस हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में गया। उसमें वो केस था कहकशा कौशल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। मैं सारी डिटेल आपको साइड में मेंशन कर दूंगी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, यूँ कह सकते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन दी है। उसमें जो पति हैं जिनके ऊपर 498A का झूठा केस फाइल किया है, तो उनको थोड़ी राहत दी है और पत्नी इसका मिसयूज ना करें, कुछ ऐसे ही गाइडलाइन दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि यदि कोई महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराने जाती है 498A की, तो वो वहाँ जाके एफआईआर में लिखवाती है कि मेरे साथ में क्रूरता हुई है, तो अब उसे ये भी बताना होगा कि किस प्रकार की क्रूरता हुई है, शारीरिक हुई है या मानसिक हुई है। यदि उसके साथ में शारीरिक क्रूरता हुई है, जैसे कि उसके साथ में मारपीट हुई है, तो अब उसे ये भी बताना होगा कि ये मारपीट किसके द्वारा हुई, कब हुई, किस समय हुई, कितनी तारीख को हुई, ये सब अब उसे बताना होगा और ये सब साबित भी करना होगा। और यदि उसके साथ में मानसिक क्रूरता हुई है, जैसे कि उसके साथ में गाड़ी की मांग की गई है, पैसों की मांग की गई है, उसके मायके से पैसे लाने की मांग की गई है, उसमें गंदे गंदे भद्दे कमेंट्स किए गए हैं, उसके रंग रूप के बारे में कोई कमेंट किए गए हैं, ताने मारे गए हैं, यदि ये सब चीज़ें की गई हैं तो वो किस किस के द्वारा और कैसे कैसे की गई थी, किस समय की गई थी, किसने की थी, ये सारी बातें अब उन्हें बतानी होंगी और ये सब साबित करना होगा। अब सिर्फ थाने में जाके ये कह देना कि हमारे साथ में क्रूरता हुई है, ये इतना ही काफ़ी नहीं होगा। अब 498A का केस बनाने के लिए इसे प्रूफ करना होगा, यानी कि अब कोर्ट में इसके लिए सबूत देने होंगे इन सब के कि आपके साथ में क्रूरता कब, कहाँ, कैसे कैसे हुई थी, ये सब अब आपको साबित करना पड़ेगा, तभी 498A का मामला बनेगा।
उम्मीद है कि अब सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन जारी हुई है, ये 498A के जो भी मुकदमे दायर होते हैं झूठे, ये इन पर अगर लागू होगी तो थोड़ा इनका मिसयूज़ कम होगा। अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनके ऊपर 498 का झूठा केस दायर हो गया है। तो वो ये ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका वो ध्यान रखें केस फाइल होने से पहले और बाद में। यदि वो ध्यान रखेंगे तो वो काफ़ी हद तक झूठे मामले से बच सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि यदि आपके ऊपर 498A की झूठी FIR दर्ज हो गई है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन यदि बहुत अच्छे तरीके से होती है तो आपका केस काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। उसमें कई तथ्य ऐसे पा सकते हैं कि आपको उससे काफ़ी हेल्प हो सकती है। दूसरा ये है कि यदि उसने सामान लिखाया है और स्त्री धन लिखाया है तो उसको पुलिस अपने पास ले लेती है, सामान को और स्त्री धन को। तो होता क्या है, कई बार वो फाइल में वो सेक्शन चलती रहती है 406, उसको हटवाते नहीं है। तो उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, उसको टाइम पे हटवा लेना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि यदि आपकी वाइफ ने आपकी मम्मी और आपकी बहन है उनको भी इसमें पार्टी बनाया है, यानी कि उनका भी नाम लिखवाया है, जबकि आप जानते हैं कि उनका इस मैटर में कोई इन्वॉल्व नहीं थी, वो उनका कोई लेना देना नहीं था, तो आप क्या करें कि वुमेन कमिश्नर के लिए आप उनके तरफ से एक लेटर लिखवा दें। नेक्स्ट ये है कि यदि आपकी वाइफ ने आप पर डोमेस्टिक वायलेंस का बढ़ा चढ़ा के मामला लिखवाया है या 125 की जो एप्लीकेशन है मेंटेनेंस की वो लगवाई है और उसमें उसने अपने जो है इनकम है उसको छिपाया है या आपकी जो इनकम है उसको बढ़ा चढ़ा के बताया है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं और आपके ऊपर झूठी बातें लिखाई हैं कई, तो आप सबसे पहले 340 की एक एप्लीकेशन लगा दीजिए जिसमें कि झूठे तथ्य लिखाए गए हैं ये साबित करने के लिए। नेक्स्ट क्या है कि ये जो फैमिली मैटर के जो मामले होते हैं जो ये होते हैं, तो इनमें कोर्ट क्या करती है कि सेपरेशन बिल्कुल नहीं चाहती। कोर्ट नहीं चाहती कि इसमें तलाक हो, कोर्ट हमेशा ये चाहती है कि कैसे भी इसमें समझौता हो जाए। और यदि मेडिसिन के लिए आपको भेजती है, आपको समझौते के लिए यदि भेजती है तो आप उसके लिए हमेशा एग्री रहिए, आपको हमेशा रेडी होना है, क्योंकि यदि आपका समझौते के लिए बैठेंगे बातचीत करेंगे तो उसमें आपके ऊपर यदि झूठे आरोप लगाए हैं तो वो सच सामने आएगा और वो साबित हो पाएगा। इसलिए आप उसके लिए हमेशा तैयार रहिए। आपकी तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी तरह से समझौते की कोशिश की जाए। आपको नेक्स्ट क्या करना है कि यदि उसने आपके घर वालों को नाम लिखा दिया जो इसमें थे ही नहीं, आपके रिश्तेदार जो इसमें थे ही नहीं, कभी वो उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका नाम लिखा है, तो उसके लिए आप क्वेश्चन डाल दीजिए और उस क्वेश्चन को उसमें आप अपना नाम मत लिखाइए, एक तो उनको सिर्फ उनकी ही डालिए और उसमें से नाम हटाने के लिए मत डालिए, केस को खारिज करने के लिए डालिए, क्योंकि वो उसमें पार्टी थे तो उनको केस खारिज करने के लिए डालना चाहिए। और यदि जब उनकी क्वेश्चनिंग हो जाती है तो उसके बाद आप लगाइए, उसमें आपको बेनिफिट भी मिलेगा कि जिस तरह से वो लोग झूठे साबित हो गए थे तो इसी तरह से आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। आप कोर्ट में कह सकते हैं कि मेरे घर वालों के ऊपर जिस तरह से इसने झूठे आरोप लगाए थे उसी तरह से मेरे ऊपर भी ये सारे आरोप झूठे हैं, तो ये आपको उसमें बेनिफिट मिल जाएगा। इसलिए आप हमेशा क्वेश्चनिंग लगाएं तो हमेशा फैमिली मेम्बर्स की अलग लगाएं और आपकी अलग लगाएं। नेक्स्ट क्या करना है कि आपने जिस कोर्ट में केस किया है और उस कोर्ट से आपके खिलाफ ऑर्डर पास हो जाते हैं तो आप सबसे पहला काम क्या कीजिए कि आप उसको चैलेंज करिए। यदि उसे हायर कोर्ट में चैलेंज होगा, जैसे कि मान लो आपका जो निर्णय है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब ने सुनाया है तो आप सेशन कोर्ट में जाइए उसे चैलेंज करने, और यदि सेशन कोर्ट ने सुनाया है तो फिर आप जाइए हाई कोर्ट में। और यदि आपका केस मजबूत है तो हाई कोर्ट आपको स्टे ऑर्डर दे देगा जिससे कि आपको आपके केस में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो ये थी कुछ ऐसी ज़रूरी जानकारी जिनका आप यूज़ करके 498A के झूठे केस से काफ़ी हद तक बच सकते हैं, आपके केस को काफ़ी स्ट्रांग बना सकते हैं। आपकी इसमें काफ़ी हेल्प होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।